हेलो प्लस टू क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है आगे, हम आज क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द नेचर ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम की बात करेंगे। यानी डिस्पर्स्ड फेज जिसे हम कह रहे थे सॉल्वेंट, और सोल्यूट, और डिस्पर्जन मीडियम जिसे हम कह रहे थे सॉल्वेंट, इन दोनों के अट्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे कि इनके अट्रैक्शन के आधार पर हम इन्हें कैसे बांट सकते हैं कोलाइडल सोल्ट को। तो जैसे हम बात करते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स, तो लायोफिलिक रिलेटेड होता है हाइड्रोफिलिक से। हाइड्रोफिलिक इज अ सब पार्ट ऑफ द लायोफिलिक। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि हाइड्रोफिलिक का मतलब हो गया वाटर लविंग, मतलब वाटर को अट्रैक्ट करने वाला। उसी प्रकार लायोफिलिक जो हुआ, वहां पर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में क्या मिलता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसलिए आसानी से वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके मिल जाते हैं। तो इसे आसानी से बनाया जा सकता है। तो दोज कोलाइड्स इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम आर कॉल्ड लायोफिलिक कोलाइड्स। हम उन्हें लायोफिलिक कोलाइड्स कहते हैं। हाइड्रोफिलिक भी लायोफिलिक के अंडर आता है। एग्जाम्पल हो गया है जैसे कि गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबर, ये इसके एग्जाम्पल है। इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है। दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, यानी लायोफिलिक कोलाइड्स को आसानी से सेपरेट करके आसानी से हम बना सकते हैं। दे सोल आर क्वाइटली स्टेबल एंड कैन नॉट इजिली कोएगुलेट। इन्हें आसानी से सेटल डाउन नहीं किया जा सकता है, सेपरेट नहीं किया जा सकता है, और ये स्टेबल नेचर के होते हैं। आगे बात करते हैं लायोफोबिक। लायोफोबिक हाइड्रोफोबिक की तरह है। हाइड्रोफोबिक में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि वाटर को रिपेल करने वाला पार्ट। तो लायोफोबिक में हम बात करें, यहां पर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में रिपल्सिव फोर्स पाया जाता है, वो आसानी से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। जैसे कि ऑयल और वाटर हम बात कर सकते हैं। Those collides in which repulsive force between the dispersed phase and dispersion medium are called lyophobic collides. एग्जाम्पल हम बात करें इसकी, ऑयल वाटर मिक्सचर, इमल्सन कहते हैं ऑयल वाटर मिक्सचर को। They easily coagulate and addition of small amount of electrolyte, they are irreversible in nature. तो ये आसानी से कोएगुलेट हो जाते हैं जब इनमें से इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है थोड़ा सा, और ये इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं क्योंकि दोबारा बनना इनका थोड़ा मुश्किल होता है, इनका सेपरेट आसानी से हो जाते हैं। दे आर नॉट स्टेबल एंड दे डू नॉट गिव बैक द कोलाइड सोल। ये स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए आसानी से अलग हो जाते हैं, और इन्हें दोबारा से बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। सिंपल एडिशन ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम, दे नीड द स्टेबलाइजिंग एजेंट फॉर द प्रिवेल। इन्हें स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है, यानी स्टेबलाइजिंग एजेंट डालेंगे तब ये स्टेबल होंगे, नहीं तो ये मुश्किल से स्टेबल होंगे। जैसे कि हम बात करें मिल्क के अंदर हम स्टेबलाइजिंग एजेंट के रूप में जैसे कि मीठे सोडे को डाल सकते हैं, जो लंबे समय तक चल सकता है वहां पर। आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज जो मिनिमम अमाउंट में था, उसके पार्टिकल के साइज के आधार पर हम उसे कैसे बांटे। तो जैसे हम बात करते हैं, पहला जो जाता है इस आधार पर क्लासिफिकेशन में, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स। मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स कौन से होते हैं? मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स वो होते हैं जिनमें जो कोलाइडल पार्टिकल जैसे कि एटम और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ग्रुप में आते हैं। रेंज साइज आर द मल्टी मोलिकुलर कोलाइड। इसमें जैसे न्यूट्रल टाइप के जो एटम या फिर मॉलिक्यूल है एक दूसरे से ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप बनाकर अब उस ग्रुप का साइज कोलाइडल रेंज के बराबर करते हैं। जैसे कि आ गया हमारे पास में जेल हो गया है, हमारे पास में सल्फर सोल हो गया है, हमारे पास गोल्ड सोल, दिस इज द गोल्ड सोल, GOLD, गोल्ड सोल एंड सल्फर सोल। आगे हम बात करते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। मैक्रो का मतलब जाइंट, बड़े सारे। इसमें पॉलीमर्स आते हैं
यानी जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल कौन होंगे? पॉलीमर्स। तो वो हमारे पास जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च हो गया है। तो दोज कोलाइड्स विच ए वेरी बिग मोलिक्यूल्स या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर पॉलीमर्स मेक द कोलाइड्स। वो वैसे ही बहुत बड़े होते हैं, इनके अंदर n टाइप्स ऑफ द सीरीज होती है, रिपीटिंग यूनिट होती है। तो बड़े साइज के होने की वजह से ये खुद ही कोलाइडल रेंज में पाए जाते हैं, इन्हें ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम्स इनके एग्जाम्पल जाते हैं। आगे हम बात करते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स में भी ग्रुप बनाया जाता है, मगर यहां पर आयनिक मॉलिक्यूल्स के द्वारा ग्रुप बनाया जाता है। सम सब्सटेंस विच at low temperature behave as a normal strong electrolytes but at a high concentration behave as a colloids। तो कहता है कुछ सब्सटेंस जब कंसंट्रेशन लो होते हैं तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह व्यवहार करते हैं, मतलब आयनों में टूटती हैं। मगर अगर उनकी कंसंट्रेशन जब हम ज्यादा कर देते हैं तो वो कोलाइडल की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। तो इन्हें हम एसोसिएटेड कोलाइड्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास मिसल, साबुन जो हम अगर देखें, साबुन आयनिक पार्ट है, यहां पर आयंस जो होते हैं आपस में ग्रुप बनाकर एक कोलाइडल रेंज का निर्माण करते हैं, मिसल का बनना। तो जैसे कि हम बात करें यहां CMC क्या होता है, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन की फुल फॉर्म है। तो मतलब द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ सोप। जैसे साबुन को हम पानी में मिलाते हैं तो उससे झाग पैदा होते हैं, तो साबुन की वह कम से कम मात्रा जिसकी वजह से झाग पैदा होते हैं, मिसल की फॉर्मेशन होती है, हम उसे CMC कहते हैं। जो कंसंट्रेशन है वो 10 की पावर -4 से 10 की पावर -3 के बीच में रहती है, मोल पर लीटर के बीच में रहती है कंसंट्रेशन। आगे हम बात करते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है। यानी ये वो कम से कम तापमान है जिसके ऊपर जाते ही साबुन में झाग बनेंगे। आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर जो पानी है, पानी में आप कपड़े धोएंगे तो झाग कम पैदा होती हैं। अगर ज्यादा कम टेम्परेचर पड़ जाता है तो झाग पैदा होने के चांसेस और घट जाते हैं। तो मतलब क्राफ्ट टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिससे ऊपर जो साबुन है वो झाग पैदा करेगा, यानी मिसेल का फॉर्मेशन होगा। अगर इससे नीचे जाएंगे तो मिसेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? क्राफ्ट टेम्परेचर। तो नेक्स्ट डे हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन, मिसेल का बनना, कैसे हम मिसाइल बनती है, और क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप जो आपने 10वीं क्लास में ही पढ़ा हुआ है, तो हम उसके बारे में यहां डिस्कशन करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास ये है।